नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और 7 से 9 तारीख तक का ये करंट अफेयर्स है। आप सभी को स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं एक जानकारी के साथ कि आप एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल भी है एग्जाम गुरुजी का, जिसकी लिंक टेलीग्राम में भी दी गई है। बाकी की जगह भी आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो ये QR कोड भी स्कैन करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सभी प्रकार के अपडेट्स आपको लगातार दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल में PDF डाल दी जाती है करंट अफेयर्स की, वहाँ से जरूर डाउनलोड कर लिया करें। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के पहले करंट अफेयर्स की। उसके पहले हम देख लेते हैं रिवीजन में सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश के कितने 313 ब्लॉक्स हैं, तो उन एक एक गांव को वृंदावन बनाया जाएगा। तो 313 ब्लॉक्स के गांव को वृंदावन बनाया जाएगा। एक प्रोजेक्ट है सरकार का, आदर्श गांव की तरह सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी। वहीं पर अभी हाल ही में क्या हुआ है कि प्रदेश शासन के साथ एक मेंटरिंग वुमेन एम्पावरिंग फ्यूचर्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसमें जो सहभागिता है वो UN वीमेन और नोकिया है। ठीक है, आगे की तरफ हमने पिछला करंट अफेयर्स में देखा था कि राष्ट्रीय वायु स्वच्छ सर्वेक्षण 2023-24 का क्या आया हुआ है, सेंसेक्स आया हुआ है। इंडेक्स में मध्य प्रदेश का जबलपुर एक जिला है जो कि द्वितीय स्थान पे रहा है पूरे देश में 10 लाख तक की आबादी में। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो धनु श्रीकांत हैं। एग्रीश्योर एक प्रोग्राम चालू किया गया भारत सरकार की तरफ से, स्टार्टअप को लेकर के प्रोग्राम है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत सरकार ने इसमें 250 करोड़ का दिया, टोटल 750 करोड़ का है। नाबार्ड है, भारत सरकार है और साथ ही में कौन सा है आपका तीसरा डिपार्टमेंट आ जाता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे कि पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो तीरंदाज है वो हरविंदर सिंह है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की कि इंग्लिश चैनल किन देशों को अलग करता है। तो देखिए, इंग्लिश चैनल जो है इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। कई बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अपना आ जाता है पूरा यूनाइटेड किंगडम और इधर की तरफ आपको दिख जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस यहाँ पे दिख रहा है, UK की लंदन दिख रही है। ये बीच में आता है इंग्लिश चैनल। अक्सर यहाँ पे तैराक आपको इसको पार करते हुए कम समय में दिखेंगे, रिकॉर्ड बनाते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि सिद्धार्थ अग्रवाल हैं, इन्होंने उम्र के कारण अपने खबरों पे आए हैं, 49 वर्ष के हैं। इन्होंने 15 घंटे और 6 मिनट में तैर करके इसको पार किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था श्रीकांत विश्वनाथन के नाम था। 2018 में उन्होंने 45 ईयर की एज पे पार किया था। अटलांटिक महासागर में आपका इंग्लिश चैनल आता है और ये डोबर जलमरूमध्य उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को क्या करता है, जोड़ता है। इंग्लिश चैनल को पहले व्यक्ति जो थे जिन्होंने पार किया था वो कैप्टन मैथ्यू बेब थे। 1875 में इन्होंने तैर करके पार किया था। बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी ने पेरिस पैरालंपिक में हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में बहुत गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी। प्रवीण कुमार हैं जिन्होंने हाई जंप में क्या जीता है, गोल्ड जीता है। भारत के लिए 6ठा गोल्ड है। भारत ने पैरालंपिक में 6 गोल्ड अब तक जीत चुके हैं और 9 रजत पदक, 11 कांस्य पदक जीत चुके हैं। लगभग 26 के आसपास पदक हमारे पास हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले, टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने रजत पदक जीता था और एशियाई पैरालंपिक में भी इन्होंने गोल्ड जीता था 2023 में। तो भारत की उपलब्धियां लगातार पैरालंपिक में बढ़ती जा रही हैं। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी कई मीटिंग्स इंडिया में हो चुकी हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इसका सौर महोत्सव आयोजित किया गया था दिल्ली में, 5 से 6 सितंबर तक चला था और इनका उद्देश्य यह है कि जो गठबंधन देश हैं उनके बीच में हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तनकारी कार्य कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करना, किस प्रकार से इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है, कार्बन एमिशन को कम किया जा सकता है, सूर्य की ऊर्जा का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ इसको क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी इसकी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की जो स्थापना हुई थी 2015 में, जब पेरिस में एक जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का सम्मेलन हुआ था, 21वां सम्मेलन था, उस समय पे हुई थी। और मेन बात याद रखनी, इसका जो मुख्यालय, क्योंकि इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल था, विशेषकर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसकी एक तरह से आप ये कह सकते हो भारत ने इसकी नींव रखी थी। तो इस वजह से इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया। मोटा उद्देश्य क्या है, जीवाश्म ईंधन की जो निर्भरता है उसको कम करके हमको ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करना है। और इसको लेकर के अलग संगठन भी बना हुआ है जिसमें वो देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा समय तक सूर्य की रोशनी रहती है उनको सम्मिलित किया गया, विशेषकर जो कर्क रेखा के अगल बगल के देश हैं उन सभी को इसमें सम्मिलित करके एक अलग संगठन ही बनाया गया है। वर्तमान में 100 इसके सदस्य जो हैं पूर्णतः इसके सदस्य हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में सफल क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। और किस सम्मान से सम्मानित किया गया, आने वाले समय में इकोनॉमी के सेक्शन से आपसे ये प्रश्न
MPPSC या व्यापम के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस में भी है। तो शीर्ष उपलब्धि के लिए टॉप अचीवर्स का अवार्ड दिया गया है और ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के लिए दिया गया है। पहले मध्य प्रदेश इसमें रनरअप में था, ठीक है, अचीवर में था, अब टॉप अचीवर में आ चुका है। ये जो है देखिए, हमारे यहाँ जो भी उद्योग होते हैं और जो स्थापित किए जाते हैं उनको सुविधाओं को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से इसको शुरू किया गया है। क्यों किया गया? सभी राज्यों के बीच में आपस में कंपटीशन के लिए नहीं किया गया है, ये एक मोटिवेशन के लिए किया गया है। कंपटीशन में के अंदर भी एक मोटिवेशन होता है कि जब जैसे इस बार मध्य प्रदेश टॉप अचीवर में आ गया, तो जो पीछे राज्य होंगे तो वो क्या करेंगे, स्वाभाविक रूप से अपने यहाँ भी उस प्रकार के उद्योग के संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, ऑनलाइन पोर्टल, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें करी हैं, चीज़ों को बहुत सामान्य किया है, पेपर वर्क जो होता है उसको कम किया है, फाइलें चलने की जगह के सीधे ऑनलाइन आप अप्लाई करो। तो सेवा पोर्टल, इन्वेस्ट पोर्टल, ई नगर पालिका, साइबर तहसील हमारे यहाँ शुरू हो चुकी, संपदा हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट चल ही रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं सरकार ने कि जो व्यापारी होते हैं, जो उद्योग होते हैं या इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उनको बहुत सारे ऑफिसेज में क्या होता है, चक्कर नहीं लगाने पड़ते। तो ईज़ ऑफ मतलब हमारे यहाँ बिजनेस करना बहुत आसान है, लाइफ भी जीनी आसान है, क्योंकि हम लोगों को नगर निगम पहले जाना होता तो बहुत सारे काम हमारे ऑनलाइन हो जाते। तो इन्हीं सब वजहों से मध्य प्रदेश टॉप अचीवर्स में आया है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी ब्रैप और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT, भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ये सारे सजेशंस दिए जाते हैं, जिसको मध्य प्रदेश या राज्य सरकार जो भी होती है वो उसको क्या करती है, अपने यहाँ सुधार करती हैं, लागू करती हैं। 2022 में 25 सुधारों की बात हुई थी और मध्य प्रदेश ने इसमें 95% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और इसी वजह से मध्य प्रदेश को इसके लिए क्या किया गया, सम्मानित किया गया। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हाल ही प्रदेश के किस विभाग में साइन लैंग्वेज को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो मध्य प्रदेश का जो पुलिस विभाग है, साइन लैंग्वेज को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है। हुआ यह है कि देखिए, पुलिसिंग जो एक साइन लैंग्वेज जो हमारे यहाँ मूक बधिर होते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, दिव्यांगों के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि क्योंकि पुलिस का जो एक तरह से आप ये कि सामना होता है वो हर प्रकार के लोगों के साथ होता है, जिसमें दिव्यांग की श्रेणी में भी आते हैं, बहुत बुजुर्ग भी आते हैं, क्योंकि उनका काम पब्लिक के साथ कनेक्ट रहता है। कई बार उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको बताने में या समझाने में बहुत दिक्कत जाती है। तो उसकी वजह से सरकार ने इसको क्या किया है कि जो पुलिस विभाग की जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें जो इनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो उस साइन लैंग्वेज को भी शामिल किया ताकि आप उससे पहले से अवेयर रहो, आपको उसकी जानकारी रहे, ताकि ऐसी समस्याओं का आपको सामना ना करना पड़े। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे PM किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की जाएगी मध्य प्रदेश में और कहाँ की जाएगी। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं सभी जगह पे PM समृद्धि किसान केंद्र की स्थापना की जाएगी। अभी मुख्यमंत्री की हाल ही में सहकारिता विभाग की बैठक हुई थी जहाँ पर ये निर्णय किया गया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि किसानों को राज्य सरकार की तरफ से उस केंद्र में जाकर के महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। अभी बहुत सारी जानकारी इसमें नहीं आई है, लेकिन मोटा मोटा उद्देश्य यही है कि किसानों को जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जो अपडेट्स चल रही हैं, वो वहाँ पे जाके डायरेक्टली क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, पिछले दिनों हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम में प्रदेश के कितने जिले सम्मिलित हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की यदि बात करी जाए तो 8 जिले सम्मिलित हैं, बड़वानी, छतरपुर, दमोह, गुना, खंडवा, राजगढ़, सिंगरौली और विदिशा। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसी प्रकार से एक आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम भी चलता है। आकांक्षी जिले में क्या हुआ कि नीति आयोग ने मिलकर के भारत सरकार ने उन जिलों को सबसे पहले सेलेक्ट किया जहाँ की सामाजिक आर्थिक जो संकेतक हैं वो ठीक नहीं। उद्देश्य क्या है कि हम क्या होता है, एक साथ पूरे जिलों को तो नहीं सही कर सकते या उन पे प्रोग्राम्स को अपने एकदम से नहीं लागू कर सकते, लेकिन हम कुछ जिले यदि पकड़ें और उनको टारगेट के रूप में वेल प्लानिंग के साथ उनको हम डेवलप करें तो उसका प्रभाव अगल बगल के जिलों में भी क्या होगा, पड़ेगा। वहाँ के ज़िले भी मोटिवेट होंगे, वहाँ का जो प्रशासन है वो मोटिवेट होगा और अपने यहाँ भी नवाचार या जो योजनाएं होती हैं उनको सही जगह पहुँचाने में क्या करेगा, कार्य करेगा। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ केंद्र सरकार और नीति आयोग इसको क्या कर रही है, क्रियान्वित कर रही है, लागू कर रही है। इसमें अब संकेतक होते हैं कि हमें कैसे कार्य करना है, तो 5 व्यापक संकेतक होते हैं। स्वास्थ्य, किसी भी आप समझ सकते हैं किसी भी एक जिले में मौलिक सुविधाएं या बेसिक जो नीड होती है वो क्या होती है। हेल्थ अच्छा होना चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, कृषि जल संसाधन अच्छा होना चाहिए, कौशल विकास होना चाहिए ताकि लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का अच्छा होना चाहिए।
तो इससे संबंधित जितनी योजनाएं चलती हैं, जितने भी सरकार के कार्यक्रम चलते हैं, उनको युद्ध स्तर पे एक टारगेट के साथ उसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। फिर उसके बाद उसकी मार्किंग होती है और उन जिलों को क्या किया जाता है, पुरस्कृत भी किया जाता है। हमारे प्रदेश के दतिया के कलेक्टर को भी इसके लिए पुरस्कृत किया गया था। तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, नागरिकों के सहयोग लिए जाते हैं और उनके मध्य क्या हो गई, प्रतिस्पर्धा हो गई। तो अवनींद्र पटेल हैं और साथ में राहुल है। राहुल लगातार आंसर करते रहते हैं। तो ये भारत सरकार का कार्यक्रम है, नीति आयोग के साथ इसको किया गया है, इसको ध्यान में रखा गया। 27 राज्य, कुल 112 जिले हैं। अरविंद ने इसका आंसर दिया था। नीति आयोग ने पोषण, शिक्षा, केंद्र, संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर 27 राज्यों में 112 जिलों की पहचान करी है। और इसमें 3 सिद्धांतों पे मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आप देखिए स्वास्थ्य के जो भी अभियान चल रहे हैं सरकार के, वो इस पे लागू किए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ में जो सरकार की अन्य योजनाएं चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, जल जीवन मिशन है, ये सब चीज़ों को यहाँ पे एक युद्ध स्तर पे लागू किया जाएगा। आने वाले समय में आपसे 7 नंबर पे या 2 नंबर पे प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसका आंसर जरूर करेंगे। आंसर आप सभी लोग करते हैं, बीच बीच में कम जाते हैं, ऐसा मत करा करिए। करंट अफेयर्स आपका एक दिन का भी नहीं छूट रहा है, करंट अफेयर को शेयर जरूर करा करिए। आज का प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये रहा। आप सभी को इसका आंसर मालूम रहेगा, ये भी पता है, ठीक है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सभी को आंसर करना है। पर इसमें आंसर क्या करना है, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? ये प्रश्न कहाँ से बन रहा है? ये बन रहा है कि जो कुलाधिपति होते हैं उससे संबंधित उस व्यक्ति, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं। तो आप सभी को उस व्यक्तित्व के और कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, विश्वविद्यालय से संबंधित क्या क्या मिलती हैं उनको, और कौन कौन से उनके पास अधिकार होते हैं, किस आर्टिकल नंबर के तहत आते हैं, टॉप 5 जो आपको लगते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप सभी को इसका 4 से 5 लाइनों में आंसर देना है। महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि एजुकेशन से संबंधित हो सकती हैं, अन्य अधिकारों से संबंधित हो सकती हैं। आप सभी को इसका आंसर, राइट आंसर नीचे कमेंट करके देना है। जिसके आंसर अच्छे होंगे एग्जाम गुरु जिसको हार्ट देगा। PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करना है। हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होती है, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।